हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, जनसंख्या को बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। इन सबको मिलकर एक एक करके हम लोगों ने अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और इन सबको हमने देख लिया और इसमें हमने जानने का भी प्रयास किया है। क्लियर है कि क्या कुछ कैसे है। अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग आपका देख रहे हैं। देख लिया, चलिए। देखिए, पिछली बार से चैप्टर में बहुत कुछ बदलाव है, ठीक है। थोड़ा कंटेंट में भी, पैटर्न में भी, लेकिन मैं समझाता चलूंगा आपको। तालिका प्रोसेस क्या है कि जांच कीजिए। आप तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या को कुल मिलाकर 76% भाग है। यानी कि कुछ राज्य हैं, अगर आप इन राज्यों को मिला लोगे तो इन राज्यों के मिलाने से ही अकेला 76% देश की पॉपुलेशन आ जाती है। यानी कि वो राज्य हैं जिनमें देश की लगभग 75% आबादी निवास करती है। इन चुनिंदा कुछ राज्यों में जो मुश्किल से 8 से 10 राज्य हैं। बाकी बचे शेष राज्यों की जनसंख्या आपका 24% है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे बात करा जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और अन्य राज्यों की आकार में विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। यानी कि क्षेत्र भले ही बड़े हों, ज्योग्राफिकल एरिया भले ही बड़ा हो, लेकिन वहां पॉपुलेशन कम निवास करती है। इनका कहने का मतलब सिंपल और सरल है। भारत में जनसंख्या, असम स्थानिक वितरण की जनसंख्या भौतिक और सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ है। कैसी है? आर्थिक, सांस्कृतिक और कारकों के बीच घनिष्ठ प्रकट करती है। जहां तक भौगोलिक कारक का संबंध है, स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ साथ जल प्रमुख वितरण के प्रारूप निर्धारित करता है। परिमाण स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत में मैदान, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्य, आंतरिक हिमालय और उत्तर पूर्वी पश्चिमी कुछ राज्य की अपेक्षा उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास, राजस्थान, खनिज और उपलब्ध संसाधनों में झारखंड का जाल विकास प्राय फलस्वरूप उन क्षेत्रों में पहले विरल जनसंख्या है। कैसे है? जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है? उनकी आपका विरल जनसंख्या। विरल का मतलब होता है हल्के। कहीं पर जलवायु कारक है, कहीं पर विन्यास कारक है, कहीं पर सामाजिक फैक्टर कारक है। तो जनसंख्या निवास करने के लिए अलग अलग कारक और अलग अलग तथ्य हैं जिनकी वजह से जनसंख्या निवास कर रही है। क्लियर है? अब देखिए, अगर आप देखोगे, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपने करे नहीं करी आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, किसी स्थान पर, कोई स्थान है या क्षेत्र है, किसी स्थान या क्षेत्र पर अगर आप देखोगे तो जनसंख्या जो है, जो पाई जाती है, उसके कुछ कारक हैं। क्या है? कारक हैं। क्लियर है? कहीं पर आपका सामाजिक कारक रिस्पॉन्सिबल है, कहीं पर जो है आर्थिक कारक, और कहीं पर आपका सांस्कृतिक, और कहीं पर भूगोलिक। आया क्लियर समझ? भूगोलिक कारक। अब आप देखते होंगे कि जो आपका हिमालय है, हिमालय क्षेत्र में क्या है?
जनसंख्या कैसी है? विरल है। विरल का मतलब है हल्की है, कम लोग निवास करते हैं। जबकि गंगा का जो गंगा यमुना का जो दोआब है और नदी डेल्टा जो रीजन है, डेल्टा क्षेत्र है, इनमें क्या है? इन सब में क्या मिलता है आपका देखने के लिए हमको? जनसंख्या ज्यादा मिलती है। चलिए देख लिया। तो जनसंख्या निवास के कुछ कारक हैं जिनके आधार पर जनसंख्या इस प्रकार से पाई जाती है, या हमें ऐसे आपका देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? डाउट क्लियर रहेगा इतना? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का? जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों भी स्थायी कृषि का उद्भव करते हैं, यानी कि ये सब फैक्टर भी एग्रीकल्चर को प्रेरणा देते हैं। और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रारूप, परिवहन, जल तंत्र का विकास, औद्योगिक नवीकरण। ऐसा देखा गया है कि भारत में नदी मैदानों के तटीय क्षेत्र पर प्रादेशिक सदैव विशाल जनसंख्या वाले संलग्न प्रदेश में रहते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या निवास करती है, उन क्षेत्र में रहते हैं। इन प्रदेशों में जमीन और जल, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके निम्नीकरण हुआ। फिर भी मानव बस्ती के इतिहास और परिवहन जल के तंत्र के द्वारा जल और उच्च संधारण बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर के नगरीय में औद्योगिकरण की बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रवासी रहे हैं। इस कारण से इन क्षेत्रों का उच्च संधारण है। कैसी है? उच्च स्थिति बनी हुई है। तो क्या कारण है कि कहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है? चलिए आगे बढ़े। जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। कह रहे अगर हम जनसंख्या के स्थानिक वितरण को अगर हम बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो हमें पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या भूमि है, कैसा संदर्भ है, कितने व्यक्ति हैं, कहाँ रह रहे हैं, एग्रीकल्चर क्या है, कैसे कुछ है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग मीटर है, 2011 के मुताबिक है भारत का जनसंख्या घनत्व। ठीक। और 1951 में यह घनत्व कितना था? 117 प्रति वर्ग किमी था, और 2000 में बढ़कर आपका 382 प्रति किमी हो गया है। 50 वर्षों में ये 200 व्यक्ति प्रति किमी से अधिक की उत्तरों की वृद्धि हुई। तो 382, ध्यान रखना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। याद रहेगा, यानी कि एक वर्ग मीटर में 382 लोग भारत में रहते हैं ऑन एवरेज। इसका कहने का सिंपल मतलब है, और इसको इंपोर्टेंट कीजिए। जो आपके एक नंबर के विकल्प वाले प्रश्न हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो फिलहाल तो हमको यही याद रखना है, क्योंकि डाटा बदलेगा नहीं। 12th हमारी हो जाएगी इस डाटे के साथ, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक ही हम इसको पढ़ेंगे। पूछ लें 1950 में कितना था? 117। तो 1951 में कितना था? ये 117 वर्ग, एक बार यूनिट देख लेना, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति
वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। ये था। चलिए फटाफट देखिए। हो गया? चलिए अब देखिए, तो कितना वर्ग है निकल आया। ठीक, अब कह रहे हैं कि 25 में दर्शाए गए आंकड़ों में जनसंख्या घनत्व को स्थानीय विभिन्नता से आवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो सबसे कम जो आपका जनसंख्या घनत्व है वह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में भारत में कितने रह रहे हैं टोटल? ये क्या है? ये बच्चों औसत है पूरे विश्व का, पूरे भारत का औसत है ये भारत का। और अगर वही बात करूं अरुणाचल प्रदेश का, तो क्लियर होगा यहाँ कितने लोग रहते हैं एक वर्ग मीटर में? 17। यानी कि जमीन ज्यादा व्यक्ति कम, यहाँ जमीन कम व्यक्ति ज्यादा। तो सोचिए अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 है। और भारत का कितना है? 382। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का कितना है? सोचिए 11,297। एक वर्ग मीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 11,298। वहीं बिहार का 1102, वेस्ट बंगाल का 1029, उत्तर प्रदेश का 829। ठीक, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल का 859 और तमिलनाडु का 555, जहां उच्चतर घनत्व पाया जाता है। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड में क्या है? मध्य पाया जाता है, मध्य घनत्व। हिमाचल के पर्वतीय राज्य और असम को छोड़ दें तो भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अपेक्षित कैसा है? निम्न घनत्व है। यानी कि असम को छोड़ दो और हिमाचल को, ये थोड़े से डेंस बसे हुए हैं। बाकी सब में कैसा है? जनसंख्या घनत्व कम है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कम लोग रह रहे हैं, जबकि और जगह ज्यादा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। कैसा मिल रहा है? वहां पर आपको उच्च पाया जा रहा है। जनसंख्या का संगठन, जैसे कि आप पहले अनुच्छेद में चर्चा की जा चुकी है कि अशोषित माप कुल कृषि भूमि के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि के अनुपात और बेहतर परिज्ञान के लिए कार्यरत और संसाधन है, ये हमको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है? अब देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां पर क्या है? जनसंख्या घनत्व आपको सबसे ज्यादा मिलेगा देखने के लिए। ये वो क्षेत्र है। क्लियर है? ठीक है, और थोड़ा सा ये भी मिल रहा है, यहाँ भी ज्यादा मिल रहा है। यहाँ 800 से 12। सबसे कम कहाँ है? ये 100 से भी कम। बाकी सब 100 400 के बीच है। तो पूरा ये मैप दिखाने का प्रयास किया गया है कि भैया कहाँ कहाँ पर कितना जनसंख्या घनत्व है। तो ज्ञात करना चाहिए कि भारत की इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए एक सार्थक देखें, एक वर्कशॉप कार्य घनत्व, कुल जनसंख्या अपॉन नवल कृषि जोत, ये सब मैं आपको कल बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर कितना को जोत निकलती है, कितना कृषि निकलती है। ठीक है कि नहीं? देख लिया आपने? चलिए अब हम देखते हैं कार्य घनत्व, कुल जनसंख्या अपॉन नवल कृषि जोत। अगर आपको कार्य वाली जनसंख्या निकालने हैं तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल कृषिगत एरिया, और कृषि घनत्व निकालना है तो कुल कृषि में लगी जनसंख्या अपॉन नेट। नवल का मतलब होता है नेट, नेट कृषि क्षेत्र। कृषि जनसंख्या में क्षेत्र और मजदूर दोनों के समय को सम्मिलित किया गया है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं। हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत के जो महानगर हैं, महानगरों का जो है जनसंख्या घनत्व कैसा है? अधिक है। क्लियर है? ठीक, और
भारत के कुछ राज्यों का घनत्व बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। घनत्व कैसा है? बहुत कम है। ध्यान रहेगा। तो घनत्व कम होने की वजह से भी ये सारी चीजें हमको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़े। अब कहां तो इतना और कहां पर 17, सोच के देखिए। और कहां पर 11,009। दिल्ली का कितना था? अभी देखें 11,000 कुछ था, 11,297। 11,297। सोचिए, ये एनसीआर का है और ये डाटा कौन सा है? 2011 के अनुसार। अब यही डाटा जब रिफ्लेक्स होगा 2026 के हिसाब से या 25 के हिसाब से मान लीजिए, तो सोचिए ये नंबर मेरे हिसाब से 15 पार कर जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत बड़ी मात्रा में आपका जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। ठीक, हो गया। चलिए, तो भारत के, अब आप मुझे बताना है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करके लाने, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लें। भारत के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य। एक 5 राज्य आप लिख लीजिए, मैं ऐसे नहीं बना रहा। और दूसरा, भारत के निम्न घनत्व वाले 5 राज्य। ये हमको देखना कहां पर सबसे ज्यादा है घनत्व। आप यूटी को भी लिख सकते हैं और स्टेट भी ऐसे लिख सकते हैं, यूटी अप टू स्टेट। ऐसे करके भी आप उनको कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा भाई कहां कहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहां पर। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।